बिहार के नवादा में मुहर्रम पर चादर पेशी करने जा रहे जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुहर्रम को लेकर निकाले गए जुलूस में एक बार फिर फिलिस्तीन का झंडा देखने को मिला। मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवादित झंडा लहराने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अलर्ट में आए और टीम गठित कर जांच करने लगी। अभी पीछे रामनवमी जो अभी कुछ दिन पहले रामनवमी यहाँ से हुआ, कुछ महीनों पहले, उसमें हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया गया था और जो लगाने वाले लोग थे वो 30 साल 35 साल 40 साल के लोग थे, लेकिन उनको थाने पर से PR बॉन्ड देकर छोड़ा गया। तो यहाँ पर भी वो काम किया जा सकता था। आप बच्चों को चेतावनी देकर PR बॉन्ड देकर छोड़ सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, बच्चों को, उस बच्चे को जिसको ये पता ही नहीं, उसको जेल के अंदर भेज दिया उन अपराधियों के बीच में जो डकैती के मामले में, हत्या के मामले में, चोरी के मामले में सजा याफ्ता है उस जेल के अंदर। आपने उस बच्चे को अपराधी बनाने के लिए जेल के अंदर छोड़ दिया। पूरी दुनिया में फिलिस्तीन की आजादी और इजराइल के बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। हर हफ्ते इजरायली मिलिट्री गजा के अलग अलग अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों पर बमबारी कर रही है। इजरायली मिलिट्री ने जिन जगहों को सिविलियंस के लिए सुरक्षित बताया था, उन इलाकों में भी लगातार बमबारी की गई है। इसकी वजह से कई मासूम बच्चों, महिलाओं, हेल्थ वर्कर्स और पुरुषों की जान गई है। इस इजरायली नरसंहार के खिलाफ बिहार के कई जिलों में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान प्रदर्शन हुए, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले कई नौजवानों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिलिस्तीन का झंडा लहराने के लिए कई मुस्लिम नौजवानों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की वजह बताई गई है गलत मंशे से फिलिस्तीनी झंडे को लहराकर दो समुदायों के बीच में मनमुटाव पैदा करना और राष्ट्र की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालना। हालांकि भारत सरकार ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे रखी है, लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने फिलिस्तीन के झंडे को प्रतिबंध करने का नोटिफिकेशन मुहर्रम के जुलूस से ठीक एक दिन पहले शाम में जारी किया था। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 हर नागरिक को अपनी बात और भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार देता है, लेकिन इसके बाद भी बिहार सरकार के फिलिस्तीनी झंडे को प्रतिबंध करना सीधा संविधान के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। इस मामले में दरभंगा, सुपौल, सीवान, पश्चिम चंपारण में मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें मोहम्मद गुलजार को दरभंगा से अरेस्ट भी किया जा चुका है। गुलजार के पिता मोहम्मद जमाल दरभंगा में ई-रिक्शा चलाते हैं। सुपौल में बिहार पुलिस मोहम्मद अरमान को तलाश कर रही है। अरमान मुहर्रम के जुलूस के बाद वापस कभी अपने घर नहीं आए। अरमान को मिर्गी का दौरा पड़ने की बीमारी है। वो किसी तरह फल का ठेला लगाकर अपना और अपने विधवा माँ का गुजर बसर कर रहे थे। अब अरमान के घर में खाने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं है। अरमान की माँ को उनके पड़ोसी कभी कभी खाने के लिए 1-2 रोटी दे देते हैं। देखिए बिहार से हमारी ये खास रिपोर्ट। मुहर्रम के दिन क्या हुआ था? वो हमरा कुछ पते नहीं छे। हमर बेटा बाहर गेल रहे, ओने से एले, वो जुलूस में के ओकरा झंडा की पकड़ेल के ओहो पता नहीं छे हमरा। वो झंडा लाकर खेल लेलके, फहरा देलके। और मानसिक रूप छे, ओकर दवाई चले छे, इलाज चले छे। ओकरा ई चीज पता तो नहीं छे जे कोन की छिए, नहीं छिए, कते के छे, नहीं छे, ओकरा तो कुछ जानकारिए नहीं छे। पुलिस एले, पूछपाछ करलके तो ओकरा बतेलिए जे कि ओकर तबियत खराब रहे छे, दवाई चले छे। हाँ, वो अभी घर पर छे नहीं, कहाँ एले ये तो कहलके कब आएगा। कहलिए इहो हमरा जानकारी नहीं छे, अब कखनी एते नहीं एते। 12-13 साल से ओकर दवाई चल रहा है। मानसिक रूप? हाँ मानसिक रूप से। तो पुलिस जब आई तो उनसे ये बात आपने कही थी कि वो मानसिक रूप से बीमार है? हाँ, हम ओकरा कहलिए बेहोश भए जाए छे, कहलिए बेहोश भए जाए छे, ओकर दवाई चले छे पटना से। और इतना बात कहे के बाद जे छे, इसके बाद पुलिस ने कुछ कहा कि झंडा को लेकर के इसके बाद नहीं, कुछो नहीं, ये सब बात कुछो नहीं खोलक, कुछो नहीं भेबे न करले, कोनो बाते नहीं, हमरा कुछो पते नहीं, जानकारी है। तो 2-2:30 बजे जो है लगभग प्रशासक आया। हमारी बचिया थी, उसकी माता भी नहीं थी। वो घबरा गई कि क्या बात है, क्यों आया पुलिस। तो इसी वजह से हमको जो है पार्षद साहब को पहले फ़ोन करी, इसके ऐसे अंकल वैसे ऐसे जो है प्रशासक आया, क्या बात है। तो पार्षद साहब को भी कुछ नहीं पता। वो बोले कि ठीक है, इन पापा को बुलवा लो। तो क्या बात है नहीं है, वो थाने के बाद पता चलेगा कि क्या बात है। तो ठीक है, हम आ गए।
तो हम फिर पार्षद साहब से मिले कि ऐसी ऐसी बात है भैया, तो क्या कह रहे हैं, तो कैसे जाओ थाने जाओ, हम भी आ रहे हैं, क्या बात है नहीं है। तो हमने थाना गए तो बड़ा बाबू हमसे बयान मान लिया कि क्या नाम है। हम कहे सर मेरा मोहम्मद जमाल नाम हुआ, क्या करते हो? तो हम कहे टोटो रिक्शा चलाते हैं सर, 7 बजे जाते हैं, 8 बजे 9 बजे रात में आते हैं। सिर्फ एक दफ़े जो है ना दिन में खाना खा लाते हैं, अभी हाथ धुए हैं चले गए। उसके बाद कैसे तुम्हारा लड़का कहाँ है? तो हमको कौन लड़का सर? तो कैसे मोहम्मद गुलजार। तो हमको वो यहाँ नहीं है, वो पप्पू की यहाँ तो 3 दिन से वहीं है। तो ठीक है उसको बुलवाओ। तो ऐसा बात हुआ। तो फिलिस्तीनी झंडा का मामले में उसका नाम पूरा वालिश हुआ है, समझा सर। तो हमको जो है ठीक है, हमने जो है ठीक है सर ऐसी बात है तो हम बच्चा को बुला लेते हैं। पार्षद साहब भी पहुँचे वहाँ थाना में, कैसे क्या मामला आता है? ऐसे फिलिस्तीन वाला झंडा का मामला। कैसे ठीक है तुम्हारा बच्चा कहाँ है? इन्होंने बोला हमको कि ठीक है हम बच्चा कोई मंगवा लेता है। बड़ा बाबू हमको अरेस्टिंग कर लिए कि तुम बैठो, जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं आएगा जब तक तुम रहो। क्या करता था वो? 8 साल से जो है ना जनरल स्टोर में काम करता था। वो दूध के दुकान में रहता था, मोबाइल का रिचार्ज भी करता था भारत स्टोर में। आखिर उस दिन मुहर्रम के जुलूस में क्या हुआ था? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि मोहम्मद गुलजार को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया? इस मामले को और ढंग से समझने के लिए हमने मुहर्रम के जुलूस में मौजूद कई लोगों से बातचीत की। उसमें से एक वहां के वार्ड पार्षद भी थे। सुनिए उन्होंने इस वाकये के बारे में क्या कहा है। ये मामला जो आया था ये मेनली 14 तारीख को हमारी जानकारी में आया था। 14 तारीख यानी मुहर्रम की 7वीं तारीख को। और यहाँ मेरे मोहल्ले के हैं मोहम्मद जमाल साहब, उन्हीं के बेटे मोहम्मद गुलजार के बारे में ये मामला सामने आया था कि फ़िलिस्तीन का झंडा लहराने का ये मामला जो है ये कंप्लेन हुआ था उस बच्चे के खिलाफ में, उनके बेटे के खिलाफ में, मोहम्मद गुलजार के खिलाफ में। तो जब मैं थाना गया था तो वहाँ पर थाना प्रभारी ने बताया कि जो है मुहर्रम की पहली तारीख यानी 8 जुलाई को फ़िलिस्तीन का झंडा लहराया गया था। तो उस मामले के बारे में जो है उस लड़के को प्रेजेंट करने की बात की गई। पहले तो उसके गार्जियन को बुलाया गया, गार्जियन बच्चा बाहर होने के कारण गार्जियन ने फिर बच्चे को बुलाकर थाना और प्रशासन दोनों को पूर्ण रूप से सहयोग किया। लेकिन बच्चे को 14 तारीख को बुलाया गया, बच्चा वहाँ मौजूद रहा, रात भर उसको हवालात में नहीं रखा गया क्योंकि वो बच्चे ने झंडा नहीं लाया था। बच्चे ने इंस्टाग्राम का रील बनाने के चक्कर में उस झंडे को सिर्फ पकड़ा था और नचाया था। तो उस चक्कर में उस बच्चे को रात भर रखा गया और 15 तारीख को आनंद फानंद में उसको जेल भेज दिया गया। मेरी भी उम्र लगभग 38-39 साल के लगभग में चल रहा है और अब तक मैंने कोई झंडा का कोई कानून नहीं देखा। और ये पहली बार ऐसा ये नहीं कि ये सिर्फ दरभंगा में हुआ, बिहार के लगभग समस्तीपुर में, नवादा में, सुपौल में कई जगह फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। तो उसके पीछे की मोटिव पर लोग नहीं जा रहा, बस फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, इस मामले को इतना गामा-गमी दिया जा रहा। मैं भी एक टाइम से मुहर्रम में आ रहा हूँ और पहली बार इस मामले को तुझे समझना चाहिए था कि अगर ये झंडा निकाला गया तो किस पर्पज से। अगर फिलिस्तीन का झंडा निकाला लोगों ने तो उसका मकसद ये था कि जो वहां हमले हो रहा है, आए दिन जो हजारों लोग मारे जा रहे हैं, उसको सिर्फ इसलिए कि यहाँ लोग उसका विरोध रख रहे हैं, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, इस सोच में रखा। जबकि अगर मुझे लगता है कि अगर कार्रवाई होनी चाहिए थी तो जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान और चाइना से हमारा रिश्ता बहुत खराब है, अगर वहां का झंडा अगर कोई बच्चे ने उठाया होता तो मैं उसको गलत समझता। गुलजार उस बच्चे ने सिर्फ इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि उसको ये पता भी नहीं है कि वो झंडा फिलिस्तीन का है, कि वो कजाकिस्तान का है, कि वो तुर्की का है, कि सऊदी अरब का, बस उसको वीडियो बनाना था। 3-4 कलर का झंडा उसने देख लिया था, उसको उठा लिया। इसमें प्रशासन को अगर करना ही था तो एक वाक्य आप लोगों को थोड़ी जानकारी मैं दे दूं, क्योंकि आप मीडिया के साथ ही यहाँ पर आए हुए हैं। अभी पीछे रामनवमी, जो अभी कुछ दिन पहले रामनवमी यहाँ से हुआ, कुछ महीनों पहले, उसमें हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया गया था और जो लगाने वाले लोग थे वो 30 साल, 35 साल, 40 साल के लोग थे, लेकिन उनको थाने पर से PR बॉन्ड देकर छोड़ा गया। तो यहाँ पर भी वो काम किया जा सकता था, आप बच्चों को चेतावनी देकर PR बॉन्ड देकर छोड़ सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, बच्चों को, उस बच्चे को जिसको ये पता ही नहीं, उसको जेल के अंदर भेज दिया, उन अपराधियों के बीच में जो डकैती के मामले में, हत्या के मामले में, चोरी के मामले में सजा याफ्ता है उस जेल के अंदर। आपने उस बच्चे को अपराधी बनाने के लिए जेल के अंदर छोड़ दिया। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो बच्चा जब बाहर निकलेगा तो उस पर एक धब्बा आपने लगा दिया है, उसके कैरियर पर। कभी अगर उसको बाहर जाना हो तो शायद उसके लिए बहुत कुछ उसको संघर्ष करना पड़ेगा। ये बहुत ही गलत हुआ है। आखिर इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी के पीछे सरकार की राजनीतिक मंशा क्या होती है? इस राजनीतिक मंशा को समझने के लिए हम लोगों ने अभी मौजूद 2 विधायकों से बातचीत की। एक विधायक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML के विधायक महबूब आलम हैं
और दूसरे AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान हैं। सुनिए उन दोनों का क्या कहना है। दरभंगा में जो गिरफ्तारी हुई है मासूम बच्चे की, वो इस बुनियाद पर सिर्फ हो गई है कि उसने फ़लस्तीन के झंडे लहराए थे। एक तो ये है कि कानून में पहले से कोई ऐसा जवाब नहीं है। ये गम की तहरीक, चूँकि गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जो मुहर्रम की तारीख रही है, करबला की तारीख रही है। तो लड़कों ने ये मिजाज समझा कि बस ये करबला है, वो भी करबला था। चूँकि करबला के एक दूसरी मानी मुसीबत के भी हैं, तो चूँकि फ़लस्तीनियों पर मुसीबत है तो उसकी इजहार हमदर्दी की होगी। और फ़लस्तीन से अपने भारत की पुरानी दोस्ती रही है और ये अहिंसा का मुल्क रहा है। आप देखेंगे कि तुर्की की खिलाफत मातूल की गई थी 1919 में। भारत का उससे क्या ताल्लुक था? गांधी जी ने पूरी तहरीक चलाई थी, है ना, खिलाफत के से जो माजूल किया गया था तुर्की को, तो तुर्की की हिमायत पर पूरी चलाई। तो थोड़े हुआ कि गांधी जी की देशभक्ति खत्म हो गई। मामला ये है कि अगर फ़लस्तीन के साथ कोई इज़हार हमदर्दी करता है तो थोड़े उसकी देशभक्ति कम हो जाती है, बल्कि वो इस बात की अलामत है कि भारत में बसने वाले लोग दुनिया में कहीं भी जुल्म हो तो जालिम के खिलाफ मजलूम की हिमायत पे हैं। ये इस नज़र से देखा जाना चाहिए। जहाँ तक मामला आया कि साहब होम डिपार्टमेंट ने अपना ट्वीट किया है, एक गाइडलाइन जारी किया है 16वीं तारीख के शाम 6:30 बजे, और उसका न कोई व्यापक प्रचार हुआ न प्रसार हुआ, और 17 तारीख का आप गैर कानूनी इसको करार दे रहे हैं। तो ये तो बड़ा अजीब सा अलमिया है। अगर वाकईतन फ़लस्तीन का झंडा लहराना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है, उसके साथ इजहार एकजहती और हमदर्दी करना, दूसरे मुल्कों के झंडे भी आपस में लहराए जाते हैं, इजहार मोहब्बत भी है। तो अगर ये जुर्म ही था तो फिर इसका इश्तिहार अखबार में आना था, इसका व्यापक प्रचार और प्रसार होना था, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त कुछ भी बात नहीं है। मुसलमानों को लोगों ने नरम चारा बना लिया है। गोद में वो बच्चा रोता है, खिलौना फेंक देता है। बिल्ली के बच्चे को जब नौकर तरपाता है तो बच्चा खुश हो जाता है, तो वो समझ लेता है कि मालिक के बच्चे को खुश करने के लिए खिलौना नहीं, बिल्ली के बच्चे को जितना परेशान करोगे उतना ही खुश हो जाएगा, तो बिल्ली के बच्चे को परेशान करता है। ठीक उसी तरह से आज भाजपा के लोग या हिंदुत्व के अलंबरदार कहीं न कहीं से इस बात पर वो है कि मुसलमानों को जब प्रताड़ित किया जाता है तो वो खुश हो जाता है। यही नजरिया है बीजेपी का, यही नजरिया है आरएसएस का, और नीतीश जी की सरकार भी इस पर काम कर रही है। तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। नीतीश जी कहते हैं भाई बीजेपी वाला मुझको मत समझो, मैं अलग तरीके का शासन करता हूँ। आखिर क्या कसूर हो गया इसमें? कानून में कहाँ पर ऐसी पाबंदी है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। हम और दूसरा मामला, बड़ा मामला जो है ये है, वो ये है कि मुस्लिम बच्चों में इस वक्त चूंकि मुस्लिम पसमानदा हो गया है, तालीम याफ्ता नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, तो इसको इस अंदाज से भी नज़रअंदाज किया जाना चाहिए था। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था, देश में किसी जाति के खिलाफ नहीं था। जो कुछ भी हो जाए गजा की पट्टी में, जो कुछ भी हो रहा है हमास वालों पर, वो जुल्म और ज्यादती तो हो रही है इसराइलियों की, और हुकूमत इसको तस्लीम भी करती है। मोदी जी ने भी खुद तस्लीम किया और इसके साथ इजहार हमदर्दी किया है फ़लस्तीनियों के साथ। तो ये तो कोई बड़ा जुर्म नहीं है। ये दरअसल कहीं न कहीं से इस मुल्क में मोहब्बत की जो फिजा है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, इस तहजीब में कसीदगी पैदा करने, अमन के इस समंदर में जहर फैलाने की एक नापाक कोशिश है। हम इसको इसी अंदाज से देखते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी देश की जो विदेश नीति है अब तक फिलिस्तीन के समर्थन में रही है, और हम लोग भी फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। फिलिस्तीन में जितने जुल्म और सितम हो रहे हैं, फिलिस्तीन के बच्चों का कत्ल गारत हो रहा है, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने भी संज्ञान लिया है। और अगर कोई कहीं फिलिस्तीन के मुद्दे को, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के समर्थन में, फिलिस्तीन स्टेट के समर्थन में अगर कोई झंडा फहराता है तो ये गलत नहीं है, ये अवैधानिक नहीं, असंवैधानिक नहीं। ये जो अरेस्टिंग हुई है, ये अरेस्टिंग गलत है। ये भाजपा के इशारे पर ये सब हो रहा है, और हमारी पार्टी की तरफ से बयान दिया गया हमारे महासचिव ने, ये गलत है। और बिना शर्त इन बच्चों को जिन्हें गिरफ्तार किया रिहा करना चाहिए, और नहीं तो हम आंदोलन चलाएंगे। क्या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हो सकती है कि वो किसी दूसरे देश का झंडा लहरा रहा है? ये कानूनी रूप से सही है? सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो समझना है कि बेसिक इंटेंट क्या है उसके पीछे, आपका इंटेंट क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है।
क्या आपका इंटेंशन ये है कि आप एक झंडा उठा रहे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को उकसाएं और लोगों को उकसा कर कहें कि नहीं, हमें इस रिजीम के अंदर नहीं रहना है, इस सिस्टम के अंदर नहीं रहना है, इस देश के अंदर नहीं रहना है? या फिर आप झंडा उठा रहे हैं किसी तरीके के सॉलिडारिटी के लिए, किसी प्रकार के डिसेंट के लिए? तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही थिन डाइकोटोमी है जो कि समझनी पड़ती है, समझनी चाहिए कि वो जो झंडा अगर किसी और देश का कोई इंसान उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है, और वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस में अलग होती है। अब जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो अगर हमारे देश में, जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं या किसी भी देश के साथ हो रहा होता है, तो वो अगर किसी कंट्री का सपोर्टर है और वो झंडा लहरा रहा है तो वो तो किसी प्रकार का क्राइम नहीं है, किसी प्रकार का पीनल ऑफेंस नहीं है। तो ये समझने की बड़ी जरूरत है कि क्या मकसद है उसके पीछे। अगर आप सॉलिडारिटी के लिए, देखिए जो मुझे समझ में आया कि पैलेस्टीन को लेकर के बहुत सारी चीजें, और हमारे गवर्नमेंट का भी बहुत जगह स्टैंड रहा है जहाँ पे हम लोग वॉर को, अगर यूक्रेन रशिया के बारे में बात करें या पैलेस्टाइन इसराइल के बारे में बात करें, तो हम लोगों ने ऑफिशियली कई जगह स्टैंड लिया है, कई जगह हमने यूएन में वोट करने से भी एब्सटेन किया है, ठीक है। तो कई जगह हमने स्टैंड लिया है कि वॉर नहीं होना चाहिए, कई जगह हमने लोगों के पीस के लिए, सॉलिडारिटी के लिए हमने ऑफिशियल स्टैंड्स भी लिए हैं। और हमारे देश में आप अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में देख लें, अभी हाल फिलहाल में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एक मुहिम छिड़ा था, उसमें एक मूवमेंट चला था जहाँ पे पैलेस्टीन का झंडा लेकर के और अलग अलग देशों में लोग एज ए प्रोटेस्ट इन सॉलिडारिटी लोग खड़े हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो क्या नए कानून के अंदर भी वो जो सोवरेनिटी को और किसी तरह के रेबेलियन को, किसी तरह के सेपरेटिस्ट आइडिया को प्रमोट करता है। कहीं मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं हमारे राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट तो है, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इस चीज को, और जो सुनने में आ रहा है कि अरेस्ट भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि बट हालांकि एफआईआर एक बार देखना पड़ेगा कि और किसी और सेक्शंस में ऑफेंसेस हैं नहीं, लेकिन अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सेक्शन जो अभी 152 है, मेरे ख्याल से 150 152 है नए वाले कानून में, तो अगर उस हिसाब से और उस नजरिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक इन्फ्रिंजमेंट है। आपने देखा कि किस तरीके से भारत सरकार के फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के बाद भी बिहार के नौजवानों को ये अधिकार नहीं है कि वो फिलिस्तीन का झंडा मुहर्रम के जुलूस में लहरा सकें या अपने घरों के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा टांग सकें। क्या सरकार इस तरह की गिरफ्तारियां साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या ब्रिटेन के झंडे को लहराने को लेकर भी कर सकती है? या फिलिस्तीन का झंडा सिर्फ इस वजह से प्रतिबंध किया गया था क्योंकि वहां पर एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और इजराइल एक विशेष समुदाय के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और जिनकी गिरफ्तारी की गई है वो भी एक विशेष समुदाय से आते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस तरह की और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।